वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 और जिसका क्या नाम है, आवाज। क्या नाम है इसका? आवाज, है ना। आवाज मतलब साउंड। अब क्या क्या इसमें टॉपिक कवर करने वाले हैं, क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे, हर चीज अभी देखते हैं और जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है। 2 पार्ट भी बना सकते थे लेकिन 2 पार्ट में वो जब क्या बोलते हैं हम उसको, टूटता है ना, हमारा कंटिन्यूएशन जब टूटती है तो फिर मजा नहीं आता उस चीज को करने में। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं कि हमारा 1 आवर के बीच में ये फुल चैप्टर आपका हो जाए। ठीक, करें स्टार्ट। बिल्कुल जल्दी से स्टार्ट करते हैं, फटाफट चलते हैं यहां से और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये सबसे पहले कंसेप्ट मैपिंग, सबसे मैजिकल चीज, सबसे बेस्ट चीज इस रेफरेंस बुक की जो हम यहाँ से पढ़ेंगे। और सबसे बेस्ट चीज अगर आपको बोलूं, क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में ही क्या करते हैं, रेफरेंस बुक को देख के डर जाते हैं कि क्या हम रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं तो क्या फायदा रेफरेंस बुक से पढ़ने का, इससे अच्छा तो हम बुक पढ़ लें, है ना। तो सबसे अच्छी चीज है कि अगर आप बुक पढ़ लो, तो अगर आप बुक पढ़ लो सबसे अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पे इसी को कॉपी पेस्ट करके अगर आपके लिए पीडीएफ रेडी करता तो वो पीडीएफ आपकी वहीं की वहीं धरी पड़ी रहती। कोई नहीं पढ़ता पीडीएफ से, पता नहीं कितनी लाखों पीडीएफ, करोड़ों पीडीएफ घूम रही है, लेकिन क्या आप पढ़ पा रहे हो? नहीं। एट द एंड आप कहां से पढ़ोगे? बुक में से पढ़ोगे। एट द एंड आप कहां से पढ़ोगे? बुक में से पढ़ोगे, एनसीईआरटी ही निकाल के पढ़ोगे। तो जो ये वाली रेफरेंस बुक है ये टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है, जो दिल्ली वालों ने अपने बच्चों के लिए लगा रखी है और मैं ढूंढ के आपके लिए लेके आया हूं। तो यहां पे आपको हर एक चीज मिल जाएगी जो टोटली बेस्ड किस पे होगी? एनसीईआरटी पे होगी। और सबसे पहले जो चीज यहां लिखी हुई है, मैजिकल चीज लिखी हुई है, काफी खूबसूरत चीज लिखी हुई है यहां पे कि कंसेप्ट मैपिंग। तो कौन कौन से कंसेप्ट हम यहाँ पे अपने क्लियर करने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखा हुआ है साउंड। साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लॉन्गिट्यूडनल, ये चीज पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स सारे, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे। रेंज ऑफ हियरिंग, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, वर्किंग। तो ये सारी चीजों पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ यूज होता है मेगाफोन, स्टेथोस्कोप, साउंड बोर्ड, है ना। तो ये चीजें पढ़ने के बाद यहां पे लिखा हुआ है सोनार। तो ये सारे कंसेप्ट हम अभी इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। जल्दी से फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली चीज यहां लिखी हुई है साउंड। जो भी चीज हम सुनते हैं, अगर हमारे कानों में कोई चीज पड़ती है, हम सुनते हैं, कुछ सेंसेशन है, तो वो क्या चीज है? वो साउंड है ना। कानों में अगर कोई चीज आप बोल रहे हो तो वो क्या है? सेंसेशन होती है और आपको वो चीज सुनाई देती है। तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है। साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें हेल्प करती है सुनने के लिए। ठीक, आगे लिखा हुआ है जो अपने पास क्या है? साउंड एक एनर्जी है, तो क्या लगेगा उस पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या लगेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा। जी समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ गया। साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। वो हमेशा कैसे ट्रेवल करेगी? साउंड हमेशा वेव में ट्रेवल करेगी, है ना। कैसे ट्रेवल करेगी? हमेशा वेव में ट्रेवल करेगी। कैसे करेगी, क्या उसका पैटर्न होगा, हम आगे देखेंगे और उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, यहां पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है? हमने 6th 7th 8th में पढ़ रखा है। जब भी हम कोई चीज की वाइब्रेशन करेंगे, जब भी हम कोई चीज की वाइब्रेशन करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी। हमेशा साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब कोई चीज वाइब्रेट करती है। चाहे वो, अगर आप सिंगर बन गए, अरिजीत सिंह बन गए, है ना, अरिजीत बन गए, कोई भी सिंगर अगर आप बन गए तो, है ना, कोई भी सिंगर, मतलब सोनू निगम बन गए, कुछ भी बन जाओ, लेकिन जब आप गिटार प्ले करोगे तो उस पर क्या लगी होती हैं? स्ट्रिंग्स, है ना। और स्ट्रिंग क्या करती हैं? जब उसको आप ऐसे करके क्या करते हो, अपना हाथ लगाओगे या कुछ भी करोगे तो वो क्या करती हैं? वाइब्रेट करेंगी। वाइब्रेट इन द सेंस, अगर वाइब्रेट करेंगी तभी उसमें से क्या साउंड प्रोड्यूस होगी। लेकिन ऐसे गिटार पड़ा हुआ है और खुद ब खुद बज रहा है तो फिर तो डर लगना लाजमी है आपको। फिर तो डर लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि कभी भी गिटार ऐसे नहीं होगा। जब आप उस पर क्या करोगे, ऐसे करके करोगे या फिर उसको हिलाओगे, तभी क्या होगी? स्ट्रिंग वाइब्रेट होगी, तभी साउंड प्रोड्यूस होगी। तभी अरिजीत सिंह के आपको गाने अच्छे लगते हैं, या सोनू निगम के आपको गाने अच्छे लगते हैं, है ना। यही रीजन है। जहां फिर सनम के गाने अच्छे लगते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें गिटार यूज करते हैं। जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वो सारे के सारी क्या चीज है? जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो है किस चीज पे बेस्ड? वाइब्रेशन पे बेस्ड। क्योंकि उसमें क्या है? साउंड प्रोड्यूस होती है। और साउंड किस वजह से प्रोड्यूस होगी? साउंड के पीछे एक ही रीजन है, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन एंड वाइब्रेशन। ठीक, अब
साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट और साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सिंपल सी चीज है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू, हर एक चीज को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो वाइब्रेशन करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक, अब एनर्जी बाहर से भी हो सकती है। अगर मैं आपको बात करूं, अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो कैसे बोल रहा हूं, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वाइब्रेशन हो रही होगी मेरे गले में। बिल्कुल, हमारे गले के अंदर क्या है, वोकल टोड्स हैं। क्या है, वोकल टोड्स नहीं, वोकल कॉर्ड्स, है ना। वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, ये यहां पे जो आपके सामने लिखा हुआ है वोकल कॉर्ड्स, ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। क्या वाइब्रेट करेंगे और साउंड प्रोड्यूस होगी। अगर ये अभी वाइब्रेट करना बंद कर दें तो यहां से साउंड निकलेगी नहीं और आपके कानों तक पहुंचेगी नहीं। तो साउंड कैसे पहुंच रही है, मैं यहां से बोल रहा हूं, वोकल कॉर्ड क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना। और आप उस सेंसेशन को सुन पा रहे हो जो आपके कान के अंदर है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन पा रहे हो। ये सारी चीज क्या है, ये सारी चीज है साउंड के ऊपर बेस्ड, वाइब्रेशन के ऊपर बेस्ड। ठीक, आगे चलते हैं, फटाफट आगे चलते हैं। ये आपको ड्रम दिख रहा है, वोकल कॉर्ड दिख रहा है, ये सारी चीजें क्या हैं, कब साउंड प्रोड्यूस होगी, हमेशा वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होगी। ठीक, तो यहां पे ट्यूनिंग फोक लिखा दिया हुआ अपने पास, ये एक पेंडुलम सा है। जब इस पे स्ट्राइक करेगा तो फिर जितनी बार स्ट्राइक करेगा उतनी बार इसको ये यहां से बाहर भेज देगा। क्यों, क्योंकि ट्यूनिंग फोक क्या करता है, वाइब्रेट करता है। और वाइब्रेट करेगा, जब इसके साथ बजेगा, ऐसे करके बजेगा, जब ये वाइब्रेट करेगा तो फिर इसको दूर फेंक देगा। बस यही यहां पे लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेना। ट्यूनिंग फोक क्या है, ट्यूनिंग फोक को अगर मैं ऐसे करके टच भी करूंगा, ये मान लो ट्यूनिंग फोक है, तो इसको टच करूंगा तो ये वाइब्रेट करता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा और आपको साउंड प्रोड्यूस सुनाई देती रहेगी। जब ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, है ना, तो आपको सुनाई देगी। क्यों, क्योंकि ये वाइब्रेट कर रहा है, इस वजह से आपको साउंड सुनाई दे रही है। साउंड आपको दिखाई देती है, सुनाई देती है। साउंड आपको दिखाई देगी, बिल्कुल गलत। साउंड आपको क्या करती है, सुनाई देती है ना। हेयरिंग सेंसेशन है वो चीजें। तो आपको अब समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। आगे चलते हैं। अब जब मैं सितार की बात करूंगा, सितार की बात करता हूं, उसमें क्या स्ट्रिंग्स होती हैं। स्ट्रिंग को जब आप क्या करोगे, उसको हिलाओगे तभी साउंड प्रोड्यूस होगी। अगर हिलाओगे नहीं तो वाइब्रेशन नहीं होगी, वाइब्रेशन नहीं होगी तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। अब अगर फ्लूट की बात करते हैं तो वहां पे तो कोई स्ट्रिंग वगैरह नहीं है, तो फिर फ्लूट में से आवाज कहां से आती है, तो वहां पे आप थक जाते हो, हवा फेंकते फेंकते बीच, है ना, कर करके थक जाते हो आप। अगर उसमें क्या चीज होती है, एयर वाइब्रेट करती है, तभी आपको अच्छी साउंड सुनाई देती है ना, तभी आपको अच्छी साउंड सुनाई देगी। उसमें क्या चीज वाइब्रेट कर रही है, उसमें एयर वाइब्रेट कर रही है। उसमें क्या चीज वाइब्रेट कर रही है, फ्लूट में एयर वाइब्रेट कर रही है ना। जैसे श्री कृष्ण बजाते थे तो क्या चीज वहां पे, अगर वो बांसुरी बजा रहे हैं तो किस चीज की वाइब्रेशन हो रही है वहां पे एयर की वाइब्रेशन हो रही है। ठीक, आगे चलते, आगे लिखा हुआ है वाइब्रेशन। तबले की बात करेंगे, वहां पे एक आपने देखा होगा, तबले के ऊपर जब आप हाथ मारोगे तो जो उसका क्या चीज है, मेम्ब्रेन है, वो क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, तभी आपको साउंड प्रोड्यूस होगी। अगर वाइब्रेट नहीं करती तो आपको साउंड प्रोड्यूस कतई नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेट्स। जब भी आपने कभी साइकिल चलाया होगा, ओब्वियसली आपने साइकिल चलाया होगा, साइकिल चलाते चलाते आपको एक साइड पे घंटी दिखती है, आप उसको ऐसे करते हो, ट्रिंग ट्रिंग। तो ट्रिंग ट्रिंग मतलब क्या चीज है, जब आप उसको प्रेस करोगे तो क्या चीज है, वहां पे भी वाइब्रेशन होगी। और कभी एक चीज करना, उसके ऊपर हाथ रख देना। जब आप हाथ रखोगे तो कभी भी साउंड प्रोड्यूस वैसी नहीं आएगी जैसे आपको आनी चाहिए। तो क्यों, क्योंकि अगर आप उस पर हाथ रख दोगे तो वाइब्रेशन नहीं होगी। अगर वाइब्रेशन नहीं होगी तो आपको साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। ये वाले पंगे करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि वाइब्रेशन से ही क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। जहां फिर आपके पास गिटार है तो स्ट्रिंग को पकड़ लेना, उस स्ट्रिंग को पकड़ने के बाद फिर उसको क्या करना, वाइब्रेट करना। फिर वो वाइब्रेट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आपने एक हाथ से उस स्ट्रिंग को पकड़ रखा है और फिर वो वाइब्रेट नहीं करेगी और आपकी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। जब भी मैं फ्रिक्शन की बात करता हूं, हमारे हाथ ये क्या है, अगर मैं अपने हाथ की बात करूं तो ये क्या है, तो ये क्या है, फ्रिक्शन हो रही है, ये मेरे हाथ में फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की वजह से देखो आपको साउंड प्रोड्यूस होगी। देखो तो ये क्या चीज है, आपको साउंड प्रोड्यूस हुई, आपको सुनाई, प्रोड्यूस बोल रहा हूं, साउंड प्रोड्यूस हुई और आपको सुनाई दी। क्यों सुनाई दी, क्योंकि फ्रिक्शन भी क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है वाइब्रेशन की वजह से। ठीक, स्क्रैचिंग और रबिंग, अगर आप सिर भी खुजाते हो तब भी साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना, तो जब भी स्क्रैचिंग या स्क्रबिंग करोगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी ही होगी। और साउंड प्रोड्यूस करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो मीडियम, कौन सा मीडियम, मीडियम क्या चीज मीडियम लिख दी है, चाहे वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। इन तीनों में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या चीज, ये है मीडियम। इसमें हमेशा साउंड ट्रेवल करेगी। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगी। अब यहां पे मैं बोल रहा हूं तो यहां पे कौन सा मीडियम है, गैस, एयर मीडियम है, जिस वजह से आप मेरे को सुन पा रहे हो। ठीक, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस लिखा हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है क्या,
When an object vibrates, then the air particles around it also start vibrating in exactly the same way and displaced from their stable position. मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ तो जो एयर की पार्टिकल्स हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं, साथ की साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे और अपनी पोजीशन को चेंज करना स्टार्ट कर देंगे. पोजीशन मतलब उनको क्या मिल गई, यहाँ से एनर्जी मिल गई. जैसे मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे हवा के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, उनको एनर्जी मिल रही है और वो फिर क्या कर रहे हैं, जो पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थे या स्टेबल पोजीशन पे थे, अब वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे. आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे और चलते जाएंगे, और जिसको अगर किसी ने सुनना होगा उसके कान पे ये आवाज पड़ जाएगी. ठीक, अब क्या चीज है, अब थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दीज वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल्स एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ए नियर बाय एयर पार्टिकल्स सो दे आर ऑल्सो डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर रेस्ट पोजीशन एंड स्टार्ट टू वाइब्रेटिंग. बिल्कुल सही बात है. क्या हो रहा है, फोर्स सप्लाई हो रही है उस पर और वो साथ की साथ क्या कर रहे हैं, एनर्जी साथ की साथ दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वैसे वैसे उनकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, वो डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं पोजीशन से दूसरी पोजीशन की. और आपको मैंने पहले बता दिया, और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि आपके कान में वो एनर्जी ना पड़ जाए. जब आपके कान में पड़ गई तो बस. ठीक, तो ये एनर्जी चलती रहती है जब तक कि आपके कान में ये एनर्जी ना पड़े. तो ये क्या चीज है, अब द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय साउंड ट्रेवल थ्रू द मीडियम नॉट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. तो जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी वो मीडियम पे, जो मीडियम होगा सॉलिड लिक्विड और गैस, अगर मैं यहां बोल रहा हूं तो जो डिस्टर्बेंस हो रही है वो एयर पार्टिकल्स में हो रही है, ना कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, है ना. ट्रेवल थ्रू द मीडियम. ठीक, तो साउंड ट्रेवल थ्रू द मीडियम नॉट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. ठीक, ये पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी, अगर आपको समझ आ जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं आएगा तब भी कोई बात नहीं. अगर इतने पॉइंट याद करेंगे तो कोई एक ना एक तो आपके, देखो अगर 6 कर रहे हैं तो 5 तो याद रहने वाले हैं, डेफिनेटली आपको याद रह जाएंगे. कुछ नहीं लिखा हुआ, द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय द साउंड ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम नॉट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. तो मीडियम पे डिपेंड करता है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा. ठीक, यहां पे लास्ट पॉइंट है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल थ्रू ए मीडियम एंड कैरीज एनर्जी. मेरे को पता है जो साउंड है वो क्या है, साउंड ट्रेवल्स इन वेव फॉर्म नोन एज मैकेनिकल वेव. जो मेरे पास ये है ना वेव, ये क्या है, जो वेव है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल थ्रू ए मीडियम एंड कैरीज एनर्जी. तो क्या चीज है, अगर मैं बोल रहा हूं तो ये भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ये भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. और इसको क्या बोलते हैं, यहां लिखा हुआ है साउंड ट्रेवल इन वेव फॉर्म नोन एज मैकेनिकल वेव. तो जो साउंड वेव मेरी हो रही है उसको मैं क्या बोल सकता हूं, वो क्या है, वो मैकेनिकल वेव है. वो कौन सी वेव है, वो मैकेनिकल वेव है. कौन सी वेव, मैकेनिकल वेव. ठीक, तो जो अपने में साउंड वेव है वो किस कैटेगरी में आएगी, वो मैकेनिकल वेव में आएगी. बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आगे चलते फटाफट. ये चीज आप देखो, जो साउंड वेव है, क्या साउंड वेव. ठीक, जो साउंड वेव है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल. अब क्या लॉन्गिट्यूडनल सर, क्या बोल रहे हो आप, नहीं समझ आ रहा, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल. यहां पे एक चीज लिखी हुई है, जब भी ट्यूनिंग फोक, इसे क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग फोक. ठीक, ट्यूनिंग फोक है ये. जब भी वाइब्रेट होगा, जब वाइब्रेट होगा तो ये इसके पास वाला क्या होगा, इसे बोलते हैं कंप्रेशन, इसे बोलते हैं रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन. तो सबसे पास वाला क्या चीज बन जाएगी, सबसे पास वाले में क्या होगा, पार्टिकल्स काफी पास पास आ जाएंगे. मतलब पार्टिकल्स, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं तो पार्टिकल्स काफी पास पास आ गए, क्योंकि प्रेशर ज्यादा, सबसे ज्यादा यहां प्रेशर हो जाएगा तो डेंसिटी काफी ज्यादा हो जाएगी. डेंसिटी मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया इज वेरी लार्ज. ठीक, क्या इंग्लिश में बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी तक, तो सब देखो समझते हैं. अभी जल्दी से पहले इस चीज को पढ़ लेते हैं, क्या चीज लिखी हुई है. अगर ये नॉर्मल स्प्रिंग की बात कर रहा है, अगर ये नॉर्मल स्प्रिंग है तो ये नॉर्मल स्प्रिंग है. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो क्या होगा, यहां पे जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो काफी ज्यादा हैं. किस केस में, कंप्रेशन के केस में. किस केस में कंप्रेशन की केस, किस केस में, पहले चेंज कर लेते हैं यहां से, हाँ ये आ गया सही. तो किस केस में, कंप्रेशन की केस में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे. तो यही चीज बताने की यहां कोशिश कर रहा है क्या, कि कंप्रेशन के केस में नंबर ऑफ टर्न्स मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया काफी ज्यादा है, क्योंकि वहां पे प्रेशर ज्यादा है. फिर क्या होगा, रेयरफेक्शन में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स दूर दूर हो जाएंगे, बट फिर कंप्रेशन आ जाएगा, फिर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो जाएंगे, फिर रेयरफेक्शन आएगा तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो जाएंगे, नहीं कम हो जाएंगे. किस केस में, रेयरफेक्शन में. तो सिंपल सी चीज, अगर मैं स्प्रिंग को, अगर नॉर्मल स्प्रिंग को देख लूं तो ये नॉर्मल स्प्रिंग है, बट लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, कंप्रेशन पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, रेयरफेक्शन में नंबर ऑफ कम्स, कंप्रेशन में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा और रेयरफेक्शन में नंबर ऑफ टर्न्स कम. अब
अब ये तो हो गया, लेकिन ये तो स्प्रिंग का केस था। ये किसका केस था? स्प्रिंग का। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो साउंड पढ़ रहे हैं, ये स्प्रिंग कहां से आ रहा है? तो अभी हमने क्या किया, इस चीज को समझने के लिए स्प्रिंग की एग्जांपल ली। हमने इस चीज को समझने के लिए स्प्रिंग की एग्जांपल ली, क्योंकि अगर मैं यहां से आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं कैसे बता सकता हूं एयर के पार्टिकल। तो यहां पे जो एयर के पार्टिकल्स हैं, जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं, तो सबसे पहले क्या होगा? कंप्रेशन होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पे ज्यादा हो जाएंगे, ठीक, उसे बोलेंगे कंप्रेशन। फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम। तो अभी समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हेन ए बॉडी वाइब्रेट, जब भी मैं, मेरा यह क्या कर रहा है, यहां से मैं वाइब्रेट कर रहा हूं, जब भी बॉडी वाइब्रेट होगी देन इट कंप्रेस द एयर। तो क्या होगा, जो इसके आस पास आजू बाजू की एयर है उसे क्या कर देगा? कंप्रेस कर देगा। कंप्रेस मतलब उसको पिचक देगा। पिचक मतलब क्या होगा, उसको अगर इतनी सारी चीजों को अगर मैं पिचक दूंगा तो क्या हो जाएगा, है ना, यहां से हवा ली, यहां से हवा ली, इसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया, तो नंबर ऑफ जो एयर पार्टिकल्स हैं यहां पे क्या हो जाएंगे? सबसे ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू नियर, है ना। तो यहां पे यही लिखा हुआ है, जो पास के क्या होंगे, एयर होगी, जो पास की एयर होगी वो क्या हो जाएगी? उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। उस डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशन बोलते हैं। और ये डेंसिटी कैसे ज्यादा होगी? क्योंकि बॉडी क्या कर रही है? वाइब्रेट कर रही है। जब भी हमारी बॉडी वाइब्रेट करेगी तो जो भी आजू बाजू आगे पीछे की एयर है वो क्या कर जाएगी? कंप्रेस कर जाएगी। कंप्रेस मतलब सारे पार्टिकल्स को इकट्ठा लेके एक जगह पे आ जाएगी पहले, तो उसे क्या बोलेंगे? हाई डेंसिटी हो जाएगी, और उसी को क्या बोल देंगे? कंप्रेशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे जी? बिल्कुल, उसे हम बोलेंगे कंप्रेशन बोल देंगे। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट। Compression is the part of the wave in which particles of the medium are closer to the one another forming high pressure. तो कंप्रेशन क्या है? एक वेव का पार्ट है, बिल्कुल पार्ट है, बिल्कुल। अगर मैं वेव की बात कर रहा हूं, यहां से वेव अगर मूव कर रही है तो कंप्रेशन क्या है? एक वेव का पार्ट है विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं आर क्लोजर टू द वन अनदर फॉर्मिंग हाई प्रेशर। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि यहां पे पार्टिकल्स काफी ज्यादा हैं, इतने पास 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 पास। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रेशर क्या है? हाई प्रेशर। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और यही हाई प्रेशर क्या करके रखेगा? पार्टिकल्स को अपने बिल्कुल पास रखेगा। जैसे आप किसी को अपने बिल्कुल पास रखते हो, जाने नहीं देते, वही यहां है कंप्रेशन में, कि ये पार्टिकल्स को क्या रखेगा? अपने बिल्कुल पास रखेगा। और कंप्रेशन मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो जैसे ये आगे को मूव करेगा, ये जैसे आगे मूव कर रहा है, ये यहां से आगे को मूव करेगा तो पीछे वाली जगह पे ये क्या छोड़ देगा? खालीपन छोड़ देगा, सूनापन छोड़ देगा। यहां पे क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। यहां पे आपको साफ दिख रहा है कि यहां पे डार्क एरिया है, शेडेड पोर्शन काफी डार्क है, यहां पे थोड़ा लाइट हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? कम है एज कंपेयर टू रेयर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि एज कंपेयर टू कंप्रेशन। गड़बड़ चल रही है ना यहाँ पे? गड़बड़ इसलिए चल रही है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, और यहां पे मैंने पंखा भी नहीं ऑन कर रखा, और यहां पे येलो लाइट इतनी ज्यादा पड़ रही है, और समर का टाइम आपको पता है इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है ना, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो तो बनानी बनती है, ठीक है। तो फर्स्ट चलते हैं फटाफट। मैं क्या बोल रहा था कि ये कंप्रेशन आगे को मूव करेगा, ये वाला कंप्रेशन आगे को मूव करेगा। जैसे ये आगे को मूव करेगा, पीछे क्या रह जाएगा? एयर छोड़ जाएगा, जिसे हम क्या बोल देंगे? रेयर फ्रैक्शन। और रेयर फ्रैक्शन क्या चीज है? जिसमें क्या होगी? डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी क्यों कम होगी? क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, दैट मीन्स कि यहां पे डेंसिटी क्या है? कम है। यहां पे डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू कंप्रेशन, और इसी को मैंने क्या नाम दे दिया? रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन सिंपल सी चीज है कि अगर यहां कंप्रेशन लिखा, अगर यहां रेयर फ्रैक्शन लिखा, तो कंप्रेशन में डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा, और रेयर फ्रैक्शन में क्या होगा? रेयर फ्रैक्शन में डेंसिटी हो जाएगी कम। यहां प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा जो पार्टिकल्स को पास पास रखेगा, और यहां प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहां प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक। और जब भी कंप्रेशन क्या करेगा? जब भी कोई चीज वाइब्रेट करती है, कंप्रेशन हमेशा आगे को मूव करता है। अगर मैं यहां से बोल रहा हूं तो कंप्रेशन क्या कर रहा है? आगे को मूव करेगा, तभी मेरी साउंड आपको सुनाई देगी। अगर कंप्रेशन वहीं खड़ा रहता तो ये क्या करता? आपको मेरी साउंड सुनाई नहीं देती। ये कंप्रेशन मूव कर रहा है, आगे को जा रहा है, कंप्रेशन आगे को जा रहा है, आगे को जा रहा है, आगे को जा रहा है, यहां से आपकी तरफ जा रहा है, तभी आपके कान में आवाज सुनाई पड़ रही है, ठीक। व्हेन वाइब्रेशन बॉडी, ये हो गया हमारा। ये अगर कंप्रेशन आगे को जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? अब व्हेन वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट बैक एरिया ऑफ लो प्रेशर,
क्या हो जाएगा, यहां पे लो प्रेशर इज फॉर्म्ड कॉल्ड रेयर फ्रैक्शन। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, रेयर फ्रैक्शन इज द एरिया, यहां पे क्या हो जाएगा, डेंसिटी लो हो जाएगी और प्रेशर भी लो हो जाएगा। ठीक, समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया, थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन हमने समझ लिया। जो नहीं आया अब हम फिर से देख लेते हैं। व्हेन बॉडी वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ सीरीज ऑफ, जब भी बॉडी क्या करेगी, जब भी हम क्या करेंगे, व्हेन बॉडी वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी तो बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे होगा, तो नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इज फॉर्म्ड इन एयर रिजल्टिंग इन साउंड वेव। तो क्या होगा, नंबर मतलब जब भी मैं वाइब्रेट कर रहा हूं, यहां से जब भी कोई चीज वाइब्रेट करेगी तो क्या होगा, बैक एंड फोर्थ मतलब है ना, वाइब्रेट मतलब ऊपर और नीचे जाएगा, ऊपर नीचे सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। तो सीरीज मतलब काफी ज्यादा कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या रिजल्टेंट से क्या निकल के आएगा, साउंड वेव प्रोड्यूस होगी। इसी वजह से क्या होता है, साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। क्यों, क्योंकि जब भी वाइब्रेट करते हैं उसके साथ क्या होता है, सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन होगा, जिस वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड वेव प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड वेव प्रोड्यूस होगा, साउंड वेव प्रोड्यूस होगा। तो प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड वेव इज प्रोपोगेशन ऑफ द डेंसिटी चेंज। अगर मैं बोल रहा हूं कि साउंड वेव अगर प्रोपोगेट कर रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है, डेंसिटी चेंज का। अब नहीं समझ आया, क्यों नहीं समझ आया, क्योंकि हमने अभी ध्यान से इसको सुना ही नहीं। अगर ध्यान से सुनते तो हमें समझ आ जाता। तो जब भी मैं कंप्रेशन की बात करूंगा, यहां पे डेंसिटी क्या है, यहां पे डेंसिटी है, चेंज कर लेते हैं पेन को, यहां पे डेंसिटी है काफी ज्यादा, ग्रेटर डेंसिटी। यहां दिख रहा है डार्क कलर मींस ग्रेटर डेंसिटी, उसे हम बोल देंगे कंप्रेशन। यहां पे क्या हो जाएगा, डेंसिटी कम, दैट मींस ये क्या है, लेस डेंसिटी, से बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, रेयर फ्रैक्शन। ठीक, पहले मैं रिफ्रैक्शन बोल रहा था, नहीं रेयर फ्रैक्शन होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी भी दिमाग में चल रही है ना, तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी है। चलो जो भी चल रहा है दिमाग में चल रहा है, अभी इलेक्ट्रिसिटी है, कौन सा, लाइट वाला, लाइट इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ दिमाग में चल रहा है, तो इस वजह से सारी चीजें मिक्स हो रही हैं। लेकिन हमने मिक्स नहीं करनी, यही चीज आपके साथ पेपर में होगी। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, रेयर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, रेयर फ्रैक्शन। ये इसलिए बोलते हैं हम जानबूझ के, क्यों, क्योंकि आपको पेपर में ये चीजें भूल ना पाए, जानबूझ के बोलते हैं। हर एक टीचर ऐसा ही करता है, जानबूझ के गलत बोलता है। क्यों, क्योंकि आपको ये चीजें पेपर में भूले ना। ठीक, क्योंकि जो चीज यहां पे गलती कर लेंगे पेपर में नहीं करेंगे। ठीक, तो फटाफट से चलते हैं आगे। यहां पे भी डेंसिटी कम, यहां पे डेंसिटी ज्यादा। ग्रेटर डेंसिटी मींस कंप्रेशन, लेसर डेंसिटी मींस रेयर फ्रैक्शन। तो जब भी मैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड की बात करूंगा तो यहां पे क्या होगा, यहां पे किसकी बात चलेगी, हमेशा डेंसिटी चेंज की बात चलेगी। जब भी डेंसिटी चेंज की बात चलेगी, साउंड वेव कैसे प्रोड्यूस होगी, जब इसकी डेंसिटी चेंज होगी। डेंसिटी चेंज की वजह से ही क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। साउंड नीड्स, देखो साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमेशा मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। साउंड वेव को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। इसको हमेशा मीडियम चाहिए, चाहे वो एयर है, वाटर है, चाहे स्टील है। और सबसे ज्यादा स्पीड होगी सॉलिड में, सबसे ज्यादा स्पीड सॉलिड में, देन लिक्विड में, और देन गैस में। समझ आया, बिल्कुल समझ आया, गैस में। यहां क्या है ये, दैट मीन्स कि सबसे ज्यादा स्पीड अगर साउंड की कहीं होगी तो वो होगी सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। कभी भी साउंड वैक्यूम में ट्रेवल कतई नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक बेल, ये आप खुद कर लेना, इजी है। ये एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने दे रखा है। ठीक, सो मीडियम इज नेसेसरी टू प्रोपोगेट ऑफ साउंड। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। पहले मैंने इसमें एयर रखी और एयर थी प्रेजेंट। तो मेरे को क्या हुआ, मेरे को साउंड यहां क्या हुई, सुनाई दी। यहां साउंड क्या दी, सुनाई दी। यहां पे साउंड मेरे को पता चली। किस केस में, जब यहां पे क्या था, एयर क्या थी, प्रेजेंट थी। यहां एयर क्या है, प्रेजेंट, तो मेरे को सब कुछ सुनाई दिया। बट इन द केस ऑफ, ये मान लो कान है, ठीक है। डायग्राम तो मेरी माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि आपको देख के मजा आ जाएगा। तो ये एक डायग्राम है। अगर यहां लिख दिया वैक्यूम, क्या लिख दिया यहां पे लिख दिया वैक्यूम, तो वैक्यूम क्या है, यहां पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, तो मेरे को साउंड सुनाई देगी क्या, मेरे को साउंड सुनाई देगी क्या, नहीं देगी। यहां पे साउंड सुनाई नहीं देगी, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से मेरे को यह पता चला कि एयर
मीडियम होना काफी ज्यादा जरूरी है। जब यहां से मैंने क्या किया, एक बेल लगा दी, इलेक्ट्रिक बेल है ये, मैंने यहां से सारी की सारी, यहां से मैंने सारी एयर बाहर निकाल दी, सारी एयर क्या कर दी, बाहर निकाल दी, और मैंने क्या किया, स्विच ऑन किया। जब मैंने यहां स्विच ऑन किया तो मेरे को साउंड प्रोड्यूस क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी और मेरे को सुनाई भी नहीं देगी। लेकिन जब मैंने एयर यहां प्रेजेंट की, यहां मैंने क्या कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, और स्विच ऑन करने के साथ क्या होगा, लेकिन कंडीशन क्या, यहां पे एयर प्रेजेंट है, यहां पे एयर क्या है, प्रेजेंट, तो मेरे को क्या होगा, मेरे को साउंड सुनाई देगी। दिस मींस दैट कि क्या, कि मेरे को साउंड ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है या होगी हमेशा। ठीक, अब क्या चीज है, साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूड से याद रखोगे आप क्या, लॉन्गिट्यूडनल मींस अलोंग द वेव। मेरे लिए सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है, बाकी आप चाहे छोड़ भी दोगे तब भी कोई चीज नहीं है। लेकिन अलोंग द वेव मींस अगर मेरी वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो मेरे पार्टिकल्स भी क्या होंगे, इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, अलोंग द वेव। अगर मेरी वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। दैट मींस क्या हो जाएगा, अलोंग द वेव, पार्टिकल्स मूव अलोंग द वेव, दैट मींस द साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक, तो लिखा हुआ है सिंपल सा यहां पे, ए वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन। तो डायरेक्शन सेम दिख रही है, डायरेक्शन क्या है, सेम। तो इन द सेम डायरेक्शन, दैट मींस क्या, दैट मींस द वेव इज मूविंग इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो पार्टिकल यहां लिखे हुए हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द वेव, तो उस वेव को क्या बोल दूंगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये क्या है, मेरे पास एक वेव दे रखी है और जितने भी पार्टिकल्स हैं, चुन्नू मुन्नू है ना, जितने भी पार्टिकल्स, चलो नाम रख लेते हैं यहां पे, सभी के अलग अलग नाम रख लेते हैं, सभी के नाम लिखते हैं यहां पे। क्या क्या नाम लिख लेते हैं, चलो नाम लिखते हैं अलग से नाम लिखे यहां पे। कलर लेते हैं, अच्छा सा कलर लिया मैंने यहां पे, ग्रीन, ये नाम लिए। ठीक है, ऋतिक रख लेते हैं, विवान रख लेते हैं, विवोर रख लेते हैं, है ना, और रितांश रख लेते हैं। काफी देखो नाम डिफरेंट नाम रख लेते हैं। तो ये जितने भी हैं, जिस डायरेक्शन में ये वेव मूव करेगा उसी डायरेक्शन में ये सारे मूव करेंगे, चाहे ऋतिक हो, चाहे विवान हो, विवोर हो, अनुज हो, जितने भी हैं जो मेरे पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, ये क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। उसी को मैं क्या बोलूंगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलूंगा। चाहे अगर, और कंडीशन क्या, कंडीशन होनी चाहिए, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। दोनों की डायरेक्शन क्या, पार्टिकल्स और वेव की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। स्लिंकी आपने सुना होगा, क्या चीज होती है स्लिंकी, एक बड़ा स्प्रिंग होता है, लंबा सा स्लिंकी जैसे ना। कभी आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो स्लिंकी आपको दिख जाएगा, इतना बड़ा सा ना, जैसे चूड़ीदार होती है, जैसे चूड़ियां होती हैं वैसा स्लिंकी होता है, लेकिन इतना ज्यादा लचीला होता है, इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है कि कहीं पे भी घूम के चला जाएगा, और उसके साथ आप मतलब काफी ज्यादा एक्टिविटीज कर सकते हो, और उससे आपको ये पता चल जाएगा। आप उसके साथ लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, अभी आपने ट्रांसफर बताया नहीं, लेकिन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज अ ट्रांसफर वेव। तो एक तो हमें लॉन्गिट्यूडनल का पता चल गया। लॉन्गिट्यूडनल मींस कि जिस डायरेक्शन में हमारी वेव मूव कर रही है, हमारे पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में मूव करें अलोंग द वेव। दैट मींस मैं किसकी बात कर रहा हूं, लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहा हूं। ठीक, तो स्लिंकी वगैरह ये आप खुद कर लोगे। द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑफ द पार्टिकल्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। तो ये क्या है, एक मेरे पास वेव है, और पैरेलल क्या चीज है, जब दो रेज ये हैं अपने पास, दोनों चीजें पैरेलल जा रही हैं, आपस में कभी मीट ना करें, चाहे इन्फिनिट तक भी चले जाएं तो कभी मीट नहीं करेंगी, तो पार्टिकल्स भी हमारे इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। किस, क्योंकि ये क्या मूव कर रहे हैं, पैरेलली मूव कर रहे हैं, है ना। क्या मूव कर रहे हैं, ये यहां से पैरेलल मूव कर रहे हैं। ठीक, तो द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स हैं और जो मेरी वेव है वो क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक, पैरेलल मींस दोनों एक साथ चलेंगे एक दूसरे के साथ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अलोंग दी वेव। तो यहां पे साफ दिख रहा है। तो यहां पे क्या होगा, जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा वहां पे कंप्रेशन, नंबर ऑफ टर्न्स कम तो रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन। ये नॉर्मल वेव थी और ये क्या है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। तो ऐसे ही क्या होता है, हमारी साउंड वेव मूव करती है। ऐसे क्या होता है, हमारी साउंड वेव मूव करती है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट एग्जांपल और इसी से आप समझ सकते हैं। अब यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं तो एयर से कैसे पता चलेगा, लेकिन जब मैं स्प्रिंग की हेल्प से आपको बताऊंगा तो आपको क्लैरिटी ज्यादा होगी। तो यहां क्या हो रहा है, जो
वेव की मूवमेंट भी किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है, और पार्टिकल्स की मूवमेंट भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है। तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेव, और जो पार्टिकल्स हैं वो भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दैट मींस मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहा हूं, और स्पेशली साउंड वेव की, क्योंकि साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक, अब इतना तो समझ आ गया, इतना समझ आ गया कि ये क्या चीज है, क्योंकि वेव और पार्टिकल्स की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, दोनों आपस में पैरेलल होने चाहिए, और पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, अलोंग दी वेव मूव करने चाहिए। बस इतनी सी बात थी। अब ट्रांसवर्स वेव क्या चीज है, आप कभी भी अगर पॉन्ड के किनारे बैठे हुए हो, आपने एक पत्थर लिया और उसको पॉन्ड में फेंक दिया, हर एक ने ये चीज कर रखी है, और आपने देखा होगा एक वेव जनरेट होती है। अगर यहां पे मैंने पत्थर फेंका तो ऐसे ऐसे करके एक वेव जनरेट होगी, है ना, ऊपर को एक वेव जनरेट होती है। अब वेव तो पता नहीं क्या चीज है, इसको रब भी कर लेते हैं, है ना। तो वेव जनरेट होगी, और वो वेव किस तरह एक्ट करेगी, एक ट्रांसवर्स की तरह, मतलब ट्रांसवर्स वेव क्या होगा। अब जो पार्टिकल्स हैं, पहले तो अलोंग द वेव जा रहे थे, ऐसे बिल्कुल ऐसे जा रहे थे, लेकिन अब पार्टिकल्स, ये वेव है और पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री, ऊपर नीचे। जैसे वेव हमारी कभी ऊपर को जाती है, कभी नीचे को, ऊपर को नीचे को, ऊपर को नीचे को, है ना। डायरेक्शन वेव की इस डायरेक्शन में है ना, जो वेव चल रही है इस डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन जो उसकी वेव है, जो पानी है, कभी वो नीचे जाएगा पार्टिकल्स, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, है ना। तो जो वेव है वो क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है वेव की, लेकिन पार्टिकल्स पहले ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, कभी ऊपर। तो ये चीज अगर नहीं की तो घर जाके करना, आपको पता चलेगा। ठीक, तो क्या चीज है, वही हमने फिर स्लिंग क्या ली, स्लिंकी ली, और फिर क्या किया, अब यहां से देखो जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऊपर और नीचे। पार्टिकल्स कहां मूव कर रहे हैं, ऊपर और नीचे। अब वेव की डायरेक्शन क्या है, यहां पे वेव की डायरेक्शन यहां पे, लेकिन पार्टिकल्स कहां मूव कर रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का। एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। कहां से, डायरेक्शन ऑफ वेव से एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, आगे फटाफट चलते हैं। ट्रांसवर्स वेव पता चल गया, ये आप पॉइंट खुद पढ़ना, इजी है, आपको पता चल जाएगा। जो लाइट वेव होती है हमारी, वो कैसे मूव करती है, ट्रांसवर्स वेव, बट दे डोंट नीड ए मटेरियल मीडियम ऑफ फॉर प्रोपोगेशन। जितनी भी यहां से लाइट पड़ रही है, वहां से लाइट पड़ रही है, जितनी भी लाइट यहां से पड़ रही है, वो क्या है, उसका वो क्या चीज है, वो कौन सी वेव है, वो है ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव, ट्रांसवर्स वेव। लेकिन उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट साउंड, है ना, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट साउंड, तो साउंड के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, मीडियम की रिक्वायरमेंट है, और जो उसकी वेव होगी वो होगी लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मींस अलोंग द वेव, पार्टिकल्स वेव के अलोंग मूव करेंगे, पैरेलल मूव करेंगे, और ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक, अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फटाफट से कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, ये आप खुद कर लोगे। कंप्रेशन, ये चीज, अब सी से कंप्रेशन, और सी से क्या बनेगा, क्रस्ट। रेयर फ्रैक्शन क्या बनाता है, ट्रफ बनाता है। मेरे लिए ये चीजें याद रखनी है, कंप्रेशन, क्रस्ट, रेयर फ्रैक्शन, ट्रफ। व्हेन ए वेव ट्रेवल, एयर जब भी वेव ट्रेवल करेगी, डेंसिटी का और प्रेशर का तो फिनोमिना वहां यूज होगा ही होगा, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और हमारे दिमाग में वो चीजें फीड हो गई हैं। ठीक, अब रेयर फ्रैक्शन इज द रीजन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, हमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है। कंप्रेशन में मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम डेंसिटी और हाई प्रेशर, और रेयर फ्रैक्शन में इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे यहां पे स्पीकर लगा हुआ है, यहां पे कौन है, यहां पे स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर लगा हुआ है। ठीक, स्पीकर लगा हुआ है, जहां से स्पीकर लगा हुआ है वहां पे क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा पार्टिकल्स की। क्यों, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा, और ये प्रेशर पार्टिकल्स को नजदीक लाने में हेल्प करेगा। ठीक, ये वो वाला फ्रेंड है जो क्या करता है, अपनी सेटिंग तो नहीं होती लेकिन अपनी दोस्त की सेटिंग करवा देता है। तो ये चीज वही है, यहां पे एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, जोक अपार्ट, लेकिन ये आपको समझाने के लिए था। और यहां पे लिखा हुआ रेयर फ्रैक्शन, क्या लिखा हुआ, रेयर फ्रैक्शन। यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की डेंसिटी यहां कम है क्योंकि प्रेशर कम है। ठीक, ना होने देंगे, ना होगी, ना होने देंगे, वही चीज है यहां पे। ठीक, तो यहां पे फिर वही चीज आ जाएगी, यहां पे भी फिर वही चीज। तो यहां क्या होगा, जब भी स्पीकर यहां होगा तो यहां पे कभी रेयर फ्रैक्शन नहीं आएगा, हमेशा कंप्रेशन आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे प्रेशर ज्यादा है और पार्टिकल्स काफी पास पास होंगे। और नीचे अगर मैं लाइन की हेल्प से देखूं तो यहां पे क्या होगा, डार्कर शेड है, तो यहां पे आपको डार्कर शेड दिख रही है, तो डार्कर शेड मींस यहां पे डेंसिटी ज्यादा, यहां पे
थोड़ी कम हो जाएगी, यहां पे फिर डार्कर शेड, यहां पे थोड़ी कम, डार्कर, कम, क्यों? क्योंकि यहां पे डेंसिटी ज्यादा है। कैसे पता चल रहा है? नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया क्या है? ज्यादा है, दैट मींस यहां डेंसिटी ज्यादा होगी। यहां पे नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया क्या है? कम है। ठीक है, यहां ये, और यहां पे ज्यादा, यहां कम, ये ज्यादा, तो वही बात कर रहे हैं, घुमा फिरा के वही बात आ रही है। और जब भी डेंसिटी ज्यादा होगी तो जो मेरा ये, इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? जब भी हम सी से कंप्रेशन और सी से क्रस्ट, तो ये ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा और रेयरफेक्शन में ये नीचे वाला पार्ट आ जाएगा। दिस इज क्रस्ट, दिस इज ट्रफ, और इस चीज को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इस चीज को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक, तो दिस इज क्रफ, ये क्रस्ट, ये भी क्रस्ट, ये भी क्रस्ट। तो ये क्या है? यहां पे डेंसिटी मैक्सिमम है, यहां डेंसिटी मैक्सिमम है। और डेंसिटी मैक्सिमम कहां होगी? किस केस में होगी? कंप्रेशन के केस में। यहां डेंसिटी मिनिमम है, डेंसिटी मिनिमम है, तो ये किस केस में है? ट्रफ के केस में। तो हमेशा सी के साथ क्या आएगा? क्रस्ट आएगा। ठीक, कंप्रेशन के साथ क्या आएगा? याद रखना, कंप्रेशन के साथ क्रस्ट आएगा। ठीक, कंप्रेशन के साथ क्या आएगा? क्रस्ट आएगा। एक चीज याद रखना, जल्दी से चलता है। वेवलेंथ क्या है? ये क्या है? टोटल। अब वेवलेंथ क्या चीज है? टोटल वेव, वेव की लेंथ, वेव की लेंथ। जब भी कोई चीज ट्रेवल करती है तो वेव की फॉर्म में करेगी। यहां से लेके ए से लेके ई तक, जितनी ए से लेके ई तक क्या है? पूरी वेव है। और इस वेव की लेंथ क्या है? इस वेव की क्या लेंथ को ही हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। इस वेव को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। देखो क्या चीज है, टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस, द डिफरेंस बिटवीन क्रस्ट एंड क्रस्ट एंड ट्रफ एंड ट्रफ। ठीक है, तो क्या चीज है? वो वेवलेंथ है। जैसे ये क्या हो गया? ये क्रस्ट था, ये भी क्रस्ट है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ। मतलब अगर मैं ए टू ई क्या है? टोटल वेव है, तो इसकी लेंथ को ही क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। बस इतनी सी बात थी। और क्या बोलेंगे? अगर क्रस्ट और क्रस्ट या ट्रफ और ट्रफ की लेंथ को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। ठीक, अब इसको किसके साथ डिनोट करते हैं? लैम्डा। ये ग्रीक वर्ड है, लेटर है, जिसे हम बोलते हैं लैम्डा, और यही इसका एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर, क्योंकि लेंथ आ रही है। तो लेंथ हमेशा किसके साथ डिनोट करते हैं मेरे बच्चे? किसके साथ? हमेशा मीटर के साथ करेंगे। समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ गया। फटाफट से आगे चलते हैं। वेव की लेंथ को ही हम वेवलेंथ बोलते हैं। वेव की लेंथ को ही हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? फटाफट, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड और नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकंड में इस पॉइंट से कितनी वाइब्रेशन हो रही है उसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पास्ड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक पॉइंट मैंने ये दे दिया, मैंने बोला इसमें से कितनी कंप्लीट वेव पास हो रही है। 1 सेकंड का टाइम था, तो कितनी वेव यहां से पास हो गई? 10, 20, 50 या लाख हो गई, तो क्या हो जाएगा? वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और टाइम पीरियड कितना? टाइम पीरियड 1 सेकंड का। और कितनी वेव यहां से पास होनी चाहिए? कितनी वेव? कंप्लीट वेव, कंप्लीट वेव कितनी पास होनी चाहिए? उस चीज को क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। 1 सेकंड में नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड और नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पास्ड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग। ये ठीक है, कर लेंगे। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज होगा। क्या होगा? हर्ट्ज होगा। द सिंबल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज न्यू। इसे बोलते हैं न्यू। इसे क्या बोलते हैं? न्यू, एन यू, न्यू। ठीक है, इसे बोलते हैं न्यू। ये वही न्यू है जो हम बोलते हैं यहां पे एन यू, और वहां पे न्यू। कोई नई चीज लेके आते हैं तो उसे बोलते हैं न्यू, और यहां पे एन यू। तो 1 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज क्या चीज है? 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू द 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू द 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। विगर यूनिट, अगर विगर यूनिट की बात करेंगे तो हम क्या लगा देंगे? हमें पता है किलो हर्ट्ज, और इस किलो को हटाने के लिए 3 जीरो लगा देंगे तो हर्ट्ज आ जाएगा। वी नो दिस। ठीक, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। टाइम पीरियड क्या चीज है? टाइम टेकन, एक कंप्लीट वेवलेंथ को टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम टेकन तो कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, एक कंप्लीट 1 वाइब्रेशन को होने में कितना टाइम लग रहा है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। है ना, टाइम लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं तो टाइम का तो इसमें रोल होगा। और एक कंप्लीट वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक, यहां लिखा हुआ एक और पॉइंट, टाइम रिक्वायर्ड टू पास 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन थ्रू ए पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, ऐसे यूनिट क्या होगा? इसका टाइम की बात चल रही है तो क्या लिखेंगे? सेकंड लिखेंगे। ठीक, मीटर तो नहीं लिखेंगे, केजी तो नहीं लिखेंगे,
बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पे किसकी बात चल रही है, टाइम की बात चल रही है, टाइम की बात चल रही है। और अगर टाइम की बात चल रही है तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, सेकंड की बात करूंगा। फटाफट चलते हैं, दिस इज द फॉर्मूला। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। तो ये क्या था, मैंने अभी पढ़ा न्यू, इसे क्या बोलते हैं न्यू, और न्यू क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, जहां टाइम पीरियड क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो ये आप दोनों चीजें लिख सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने इसको कैसे लिखना है, ठीक। तो दिस इज द फॉर्मूला, और काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है 1 मार्क का, और आप इसको कर लोगे। एम्पलीट्यूड क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम द देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो क्या बोल रही है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, जो मेरे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उनमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है फ्रॉम द ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड। तो पहले अगर वो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं ऐसे में बिल्कुल, अब क्या है, पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं मूव कर रहे ना, लेकिन जब मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया तो वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। जितनी जोर से बोलूंगा उतना ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, है ना। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, अभी अगर मैं जोर से बोलूं तो क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो रहा है ना। अगर अब मैं धीरे बोल रहा हूं तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, तो है ना। तो ये चीजें हैं, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ये चीजें आपको आनी चाहिए। एम्पलीट्यूड कहां यूज होता है, हम क्या करते हैं जब भी शादी पे जाते हैं तो आपने देखा होगा डीजे वगैरह चलता है तो वो बोलता है एम्पलीट्यूड बढ़ा दो, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दो। एम्पलीट्यूड से क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड से उसका साउंड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय, ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है इसलिए यहां क्या आ गया, मीटर आ गया। पिच क्या चीज है, आपने देखा हम बोलते हैं गर्ल्स की पिच काफी ज्यादा हाई है, पिच काफी ज्यादा हाई है, श्रिलनेस को बोलते हैं हम। और ये पिच किस पे डिपेंड करती है, सिंपल सी बात है, ये डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी। हमें पता फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा पिच, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच ज्यादा। यहां लिखा हुआ ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी हायर इज द पिच, लेसर द फ्रीक्वेंसी लोअर इज द पिच। और ये किस चीज पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। वुमेन हमें पता चल गया कि उनकी क्या है, श्रिल, हैविंग ए हाई पिच एज कंपेयर टू मैन। तो मैन का थोड़ा सा क्या होता है, श्रिलनेस नहीं होती, पिच क्या होता है, हमारी थोड़ी सी आवाज भारी होती है, ठीक है। हाई पिच साउंड हैज अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। क्या चीज है, यहां अगर आप डायग्राम देखो तो ये क्या है, नॉर्मल साउंड है ये। लेकिन बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, किसके लिए, जब भी मैं पिच की बात करूंगा तो यहां पे क्रस्ट 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 और क्रस्ट को क्या बोल सकते हैं, कंप्रेशन। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। किस केस में केस में पिच में। क्यों, क्योंकि हमने यही पढ़ा था कि वाइब्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, किस केस में, फ्रीक्वेंसी में, ठीक। तो यहां पे क्या हो गया, अब यहां अगर मैं लाउडनेस की बात करता हूं, लाउडनेस किस चीज पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। किस पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड। अगर मैं किसी शादी पे गया और वहां पे आवाज कम है, डीजे वाले को क्या बोलेंगे, डीजे वाले बाबू को क्या बोलेंगे, गाना चला दे, बिल्कुल नहीं। हम ये बोलेंगे डीजे वाले बाबू को कि इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा ज्यादा कर दो क्योंकि आवाज कम आ रही है। या फिर आवाज ज्यादा हो जाएगी तो हम क्या बोल देंगे, थोड़ा सा डीजे वाले बाबू आवाज कम करनी है तो एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम कर दो, ठीक। तो लाउडनेस इज द मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी। तो किसका मेजर है, लाउडनेस क्या चीज है, हम साउंड एनर्जी को मेजर कर रहे हैं, रीचिंग द एयर पर सेकंड में कितनी एनर्जी, कितना साउंड हमारे कान पे पड़ रहा है, उसे बोलते हैं लाउडनेस, ठीक। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड साउंड वेव, ग्रेटर इज द एनर्जी, लाउडर द साउंड, ठीक है। जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेंगे एनर्जी भी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी और क्या होगा, आवाज भी उतनी ज्यादा होगी, और वाइस वर्सा कर देंगे। अगर लेस एनर्जी होगी तो साउंड भी कम होगी। लाउडनेस इज मेजर्ड इन डेसिबल। किसके साथ मेजर करेंगे, डेसिबल के साथ मेजर करेंगे। ये इसका एसआई यूनिट हो गया। अब यहां पे देखो, दिस इज द एम्पलीट्यूड, यहां पे कम है, बट यहां पे जब मैं उसकी लाउडनेस बढ़ा दूंगा तो एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अगर ये वेव है, हाँ क्या वेव बनी है, माय गॉड, ये तो अभी मैं फ्रेम करवा के रख लूंगा अपने घर पे। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड, ठीक। अब क्वालिटी क्या है, क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी है द timbre of a sound depend on the shape of the sound wave produced by it. It is the characteristic of the musical sound.
तो कहां से वेव प्रोड्यूस हो रही है वो डिपेंड करता है। म्यूजिकल साउंड हम क्या कर सकते हैं, इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस। हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन सी साउंड की क्वालिटी अच्छी है, कौन सी हमें क्या करेगी, है ना, अच्छी है या बुरी, हम इसकी बेसिस पे बता सकते हैं। यहां लिखा हुआ है साउंड ऑफ ए सिंगल, अगर सिंगल की सेम फ्रीक्वेंसी होगी इज कॉल्ड टोन। क्या बोलते हैं उसको, टोन बोलते हैं। साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी उसे बोल देंगे टोन। लेकिन जब क्या होगा, मिक्सचर हो जाएगा किसका, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का, हम क्या बोलेंगे, नोट। जब भी हम सिंगर बोलता है तो बोलते हैं कि ये वाला नोट यहां से गलत है, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या चीज होती है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, हम क्या बोलते थे, नोट यहां से गलत हो गया। ठीक, तो नॉइस इज ए अनप्लेजेंट टू हेयर वाइल म्यूजिक इज ए प्लेजेंट टू हेयर। तो हम कभी भी अगर हम बोर होते हैं, जब भी हमारा दिल टूटता है, जब भी, है ना, जब भी हमारा दिल टूटता है तो हम सैड सॉन्ग सुनते हैं, क्यों, हमें हील करते हैं। जो हमारा टूटा दिल होता है उसको क्या कर देता है, फिर से जोड़ देते हैं। ऐसा होता है नहीं, ऐसा कतई नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर फेविक्विक नहीं है कि वो जोड़ देगा गाने के अंदर, लेकिन उसके अंदर क्या है, वो प्लेजेंट साउंड है जिसको सुनने में हमें मजा आता है। ठीक, लेकिन वही जगह पे अगर मैं आपको किसी जनरेटर का जहां फिर किसी हॉर्न की आवाज सुनाऊं तो आप अपना फोन को पकड़ के तोड़ दोगे, है ना। तो ये चीज है। तो इस जो अगर आप अच्छे गाने सुन रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो वो किसके ऊपर बेस्ड है, गुड क्वालिटी। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट पीछे से बकवास लगा दूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, वेलोसिटी हमने पहले पढ़ रखा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो यहां एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि यहां क्या दे रखा है, लैम्डा इज द वेवलेंथ। लैम्डा क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया, ये है वेवलेंथ अपॉन, क्योंकि वेवलेंथ किसके साथ मेजर करते हैं, लेंथ है तो डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया, एक वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे बोलते हैं वेवलेंथ। और 1/t को हम किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, न्यू के साथ। तो नया फॉर्मूला निकल के आ गया, लैम्डा न्यू। तो दिस इज द वेव इक्वेशन। ये क्या आ गई, वेव इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा, वेव इक्वेशन का। वेव इक्वेशन मींस यहां क्या आ जाएगा, वेलोसिटी is equal to wavelength multiply wavelength, और यहां बड़े बड़े यहां पे मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। भाई समझ तो आया, कुछ तो समझ आया। और दिस इज द वेव इक्वेशन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपने मेरे लिए ये वाला फॉर्मूला याद करना है, ये न्यूमेरिकल में दिख जाएगा आपको। सो ये न्यूमेरिकल फटाफट से करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड ऑफ वेव हुज टाइम पीरियड इज दिस वन। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड 1/t दे रखा है, तो क्या फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मैंने जब इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो मेरे पास यहां क्या आएगा, 1/0.05। तो इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 100 ऊपर, 5 नीचे, कटेगा तो 20, और मेरे को पता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज। बस कर दिया 2 मिनट में, 4 के आ जाओगे न्यूमेरिकल। जल्दी से चलते हैं, अब जल्दी से चलते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम, हमें पता है सबसे ज्यादा किसमें, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। फटाफट देखते हैं। नेचर ऑफ द मटेरियल, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल थ्रू विच इट ट्रेवल। इट्स स्लोएस्ट, सबसे कम गैस में, उससे कम लिक्विड, सबसे ज्यादा सॉलिड में। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इजी हो जाएगा ऐसे करना। और हमने क्या किया, यहां पे जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा स्पीड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और एक चीज ध्यान से देखनी है आपने, क्या, कलर देख लेना, कलर कॉम्बिनेशन। जैसे येलो है तो येलो इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, और जैसे ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन, तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो स्पीड भी डिक्रीज कर रही है। ठीक, अगर स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीजेज, क्यों, जब ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेज। जब ह्यूमिडिटी मींस जब वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे एयर में, तो क्या होगा, जितने ज्यादा प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। कैसे होगी, क्यों होगी, ये आपका होमवर्क है, ये आप करके आओगे। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड। हमेशा स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ और इससे फास्ट कोई चीज, स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट कोई चीज हो ही नहीं सकती। अगर आप बोलोगे कि मैं स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट मूव कर सकता हूं, तो आप अपने मरने के बाद ही मूव कर सकते हो, इससे पहले आप नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप आत्मा बन जाओगे, जब आप एनर्जी बन जाओगे, तब भी आप क्या कर सकते हो, इतनी स्पीड से मूव कर सकते हो। अदरवाइज स्पीड ऑफ लाइट से कोई भी चीज ज्यादा
तेज नहीं चल सकती। अब देखते हैं कैसे। जब भी आपने देखा होगा, जब भी बारिश पड़ती है, थंडरिंग होती है ना, थंडरिंग होती है, तो आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी बिजली पड़ती है तो बिजली आपको 1-2 सेकंड पहले दिखाई पड़ जाती है, लेकिन जो आपको आवाज सुनाई देती है वो आपको 2 सेकंड बाद सुनाई देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड क्या है, कम है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। बिजली पड़ गई, फिर हम 2 सेकंड के लिए वेट करते हैं, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, फिर दड़ 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 दड़, फिर तो यहां से क्या पता चलता है, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। सब कुछ समझ आ गया, अब हम नहीं भूलेंगे, जल्दी से चलते हैं। इन एयर, अगर मैं अब की बात करूंगा इन एयर में, तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी, 3, 4, 4 और रूम टेम्परेचर पे 22 डिग्री सेल्सियस। 3, 4, 4, 3, 4, 4। मेरे लिए आपने ये चीज याद रखनी है। सोनिक बूम क्या चीज है? सम एयरक्राफ्ट, बुलेट, रॉकेट एटसेट्रा हैव सुपरसोनिक स्पीड। सुपरसोनिक स्पीड क्या चीज है? हम सुनते तो हैं, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरसोनिक? आज हम अगर हम पढ़ते हैं तो आज हम इसको देखते हैं क्या होता है सुपरसोनिक। तो सुपरसोनिक क्या चीज होगा? सुपरसोनिक रेफर्स टू द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज ग्रेटर देन द। अब सुपरसोनिक क्या चीज है जिसमें क्या होगा कि स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहां मैं क्या लिख सकता हूं, देख लो, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, उसे बोलते हैं क्या? सुपर सोनिक। इतना समझ आया? क्या होगा अगर मेरे पास कोई सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी साउंड से। साउंड से अगर साउंड वो निकल के चला भी गया, उसके बाद जाके मेरे को स्पीड सुनाई दे रही है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। ठीक, तो उसे क्या बोलेंगे? अब इट प्रोड्यूसेस एक्सट्रीमली लाउड साउंड वेव्स, है ना, काफी ज्यादा साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, जिसे हम बोलते हैं शॉक वेव्स इन एयर। क्या बनाता है वो? शॉक वेव्स इन एयर। ठीक, तो क्या चीज होगी सुपरसोनिक? किसको बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा एज कंपेयर टू साउंड। ठीक, एज कंपेयर टू साउंड। और जब भी वो यहां से निकलेगा इतनी लाउड साउंड करेगा, इतना ज्यादा साउंड करेगा, जिसे हम बोलते हैं शॉक वेव्स इन एयर। शॉक वेव्स इन एयर। सोनिक बूम इज एन एक्सप्लोसिव नॉइज कॉज्ड बाय शॉक वेव्स। तो सोनिक बूम क्या है? एक हिसाब से एक एक्सप्लोसिव नॉइज। एक्सप्लोसिव मतलब एक क्या है? बम का गोला ही है, बम का गोला ही है, लेकिन करता क्या है? इतनी शॉक वेव, इतने नॉइज प्रोड्यूस करता है जिससे कान के पर्दे ही फट जाएं। उसे क्या बोलेंगे? शॉक वेव्स। शॉक वेव्स। कभी आपने गेम खेली हो तो हम क्या करते हैं, उसमें ग्रेनेड, अगर आपने देखा हो तो ग्रेनेड फेंकते हैं, हम बोलते हैं शॉक वेव, है ना। उससे क्या होगा? शॉक वेव प्रोड्यूस होगी, जिससे आप 2 मिनट में अपने कान को ऐसे पकड़ के रखोगे। क्यों? क्योंकि वहां से इतनी तेज साउंड प्रोड्यूस होती है तो हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं। It emits tremendous sound energy which can shatter the glass panes of the wind। ठीक है, हमें पता चल गया। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, अगर आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है तो ये 2 मिनट की चीज होगी। अब यहां दोनों पॉइंट पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ते हैं। यहां पे स्टॉप वॉच लगी हुई है, यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ये क्या है? इंसिडेंट साउंड। क्या है ये? इंसिडेंट साउंड। जहां से कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है, इंसिडेंट साउंड यहां से गई, ये एक वॉल है, और यहां से टकराने के बाद वापस आपके कान में सुनाई देगी। अगर मैं यहां से, अगर आप पहाड़ों में जाओ तो यहां से अगर मैं किसी का नाम पुकारूंगा, ठीक, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम पुकारते हो, वहां से आपको रिवर्स में आवाज आती है ना। अगर आप यहां से किसी का आवाज, अगर आप किसी का नाम लोगे तो आपको रिटर्न में आवाज मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? एको, है ना। उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को ही क्या बोलते हैं? एको। क्या बोल देंगे? एको। एको बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एको बोल देंगे। ठीक, उसे बोलेंगे एको। अब क्या चीज होगा? द इंसिडेंट साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है भाई, हर एक चीज, ये इंसिडेंट साउंड है ना, और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड साउंड। इसको रे मत बोल देना, दिस इज नॉट अ रे, दिस इज अ साउंड वेव। तो यहां से अगर मैं पुकारूंगा, अगर मैंने यहां से साउंड रख दिया बड़ा वाला, है ना, तो अगर यहां से आवाज जाएगी, यहां टकराने के बाद वापस आपको सुनाई देगी। दैट मींस किसकी बात कर रहा हूं? एको की बात कर रहा हूं। और एंगल, ये मैं एंगल बोल रहा हूं। इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये क्या हो गया? फर्स्ट लॉ हो गया। और एंगल ऑफ
ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ साउंड। तो ये भी बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ द साउंड इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। तो जो ये वाला एंगल होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा तो ये चीजें समझना आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। कभी आपने देखा होगा कि यहां से राज राज बोलते हैं, जब कोई भी नाम बोलते हैं तो वहां से टकरा के वापिस आता है, उसे को एको बोलते हैं, और वही चीज यहां हम बोल सकते हैं फॉलो हो रही है। जल्दी से चलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात करते हैं। यहां पे एको लिखा हुआ है, तो रेपिटेशन ऑफ द साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड एको। जब भी मैं यहां से कोई बात बोल रहा हूं, है ना, अगर मैं यहां से कोई सामने मेरी कोई चीज है, पहाड़ है, जोर से बोलता हूं तो हमें मेरे को एको सुनाई देती है कि वापिस मेरे तक आवाज पहुंच जाएगी। ठीक, तो यहां पे क्या चीज है, यहां पे सिस्टम लगा हुआ है, यहां पे क्या लगा हुआ है, एक सिस्टम लगा हुआ है, यहां क्या लगा हुआ है, एक सिस्टम लगा हुआ है मान लो। तो सिस्टम लगा है, सिस्टम क्या चीज है, क्या करेंगे सबसे पहले, तो यहां से जब मैं कोई चीज बोलूंगा, यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस मेरे कान में सुनाई देगी, उसे हम एको बोलेंगे। वही चीज यहां लिखी हुई है। अब यहां पे सिंपल सी चीज पढ़ते हैं कि हमारे जो कान पे जो आवाज पड़ती है कितने टाइम के लिए पड़ती है, वो पड़ती है 0.1 सेकंड के लिए। ठीक, अगर मैं यहां से बोल रहा हूं तो आपकी जो कान पे आवाज पड़ रही है वो 0.1 सेकंड के लिए पड़ रही है। कितने टाइम के लिए पड़ रही है, 0.1 सेकंड के लिए पड़ रही है। ठीक, इतना हमें पता चल गया, इतना हमें पता चल गया। और हमें एक चीज पता है, एक फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें क्या चीज पता है, हमें स्पीड पता है, हमने अभी पढ़ा। अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूंगा तो जो मेरी स्पीड ऑफ साउंड होगी 344 और टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस। दैट मींस मैं किसकी बात कर रहा हूं, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। तो यहां से मैंने ये चीज देखनी है कि अगर अभी आप यहां बैठे हो, है ना, कभी आपने देखा होगा कि कभी आपकी क्या होता है, एको प्रोड्यूस होती है, कभी नहीं होती, है ना। तो क्या रीजन है इसके पीछे, अगर मैं यहां बैठा हूं तो एको प्रोड्यूस नहीं हो रही, लेकिन जब मैं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखता हूं या फिर रूम बिल्कुल खाली होता है तो क्या सुनाई देता है, एको प्रोड्यूस होती है। क्यों प्रोड्यूस होती है, और अगर प्रोड्यूस होती है तो कितने मिनिमम डिस्टेंस पे होगी। अगर मैं यहां बोल रहा हूं तो एको प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो मैं कितना मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करके रखूंगा अपनी दीवार से कि एको प्रोड्यूस हो, है ना। अभी मेरे सामने दीवार है तो एको प्रोड्यूस नहीं हो रही, लेकिन अगर कुछ मैं डिस्टेंस मेंटेन करके रखूंगा, क्या पता एको प्रोड्यूस होने लग पड़े। तो वही हमने यहां समझना है कि कितने डिस्टेंस पे, कितना मिनिमम डिस्टेंस चाहिए एको प्रोड्यूस होने के लिए। तो सबसे पहले टू कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस टू हेयर द एको, चलें, यहां पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम दे रखा है, तो टाइम कितना है, 0.1 सेकंड। ये वो टाइम है जब हमारे कान में साउंड पड़ता है, और कितने टाइम के लिए पड़ता है, 0.1 सेकंड के लिए। तो वही चीज, हर एक चीज यहां पुट कर दूंगा और डिस्टेंस निकल के आ जाएगा कितना आएगा, 344 इंटू 0.1 सेकेंड, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो 34.4। लेकिन ये मिनिमम डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि अब एक चीज देखो, यहां क्या हो रहा है, यहां से ये डिस्टेंस जा रहा है और ये आ रहा है, ये टोटल डिस्टेंस है। 34.4 क्या है, ये टोटल डिस्टेंस है। लेकिन हमें तो सिर्फ डिस्टेंस निकालना है ना, कितना डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए, क्योंकि ये तो आने और जाने का डिस्टेंस है। तो मैं क्या कर दूंगा, आने और जाने का डिस्टेंस है, ये क्या है, सो द डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिव सरफेस एंड ऑडियंस, तो कितना होगा, उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं बात करूं यहां पे तो ये क्या है, गया और वापिस आया। ठीक, तो ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द ऑडियंस 34.4 अपॉन 2। ठीक, 34.4 अपॉन 2, तो 17.2 मीटर का क्या होगा, मेरे को मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। कितना चाहिए, 17.2 मीटर का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए एको प्रोड्यूस करने के लिए। अगर 16 हुआ तो एको प्रोड्यूस नहीं होगी। मिनिमम टू मिनिमम कितना डिस्टेंस चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए कितना, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए इतना, क्या करने के लिए, एको प्रोड्यूस करने के लिए। समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया, और हम अब इसको कभी नहीं भूलेंगे। यहां लिखा हुआ है थंडर वाली एग्जांपल जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। ठीक, रेवर्बेशन क्या चीज है, अब इसके डिफरेंस से देखते हैं। रेवर्बेशन क्या चीज है, अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं, है ना, तो क्या होगा, अगर बड़ा सा होल है तो मैं यहां से बोलता हूं तो क्या होगा, एको सुनाई देगी। अलग अलग चीजें मैं यहां से बोल रहा हूं तो वहां से सुनाई देगी, यहां से सुनाई देगी, तो क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ द साउंड हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं तो वो हर एक चीज मिक्स होकर सुनाई देगी और आवाज सुनने में मजा नहीं आएगा। बड़े बड़े होल अगर खाली हैं तो ये चीजें वहां आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन छोटे रूम में तो अलमीरा होती है जहां पे खड़े होने का टाइम नहीं है, जगह नहीं है, तो कहां से एको सुनाई देगी। आप बोलोगे नॉर्मल रूम में क्यों नहीं सुनाई देती एको, तो वहां पे टेबल लगे हैं, अपने पास अलमीरा लगी है, अपने पास लैपटॉप है, बेड है, हर एक चीज है, तो एको सुनाई देगी, नहीं देगी। साउंड वो क्या कर लेगी, साउंड एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेगी, जिस वजह से हमें एको सुनाई नहीं देगी। ठीक,
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर खाली होल है तो वहां पे आप रेवरबरेशन सुनाई देगी। मींस रेवरबरेशन मतलब अगर मैं यहां से बोल रहा हूं तो डिफरेंट डिफरेंट जगह से क्या होगी, साउंड मेरी रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरे पास वापस आ जाएगी, और जहां से मैं बोल रहा हूं वो आपस में क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। ठीक, उसे क्या बोलते हैं, रेवरबरेशन। ठीक, इट इज टू लॉन्ग, साउंड बिकम्स ब्लड, डिस्टॉर्टेड एंड कंफ्यूजिंग। बिल्कुल सही बात है कि क्या होगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, हर एक चीज हो जाएगी। इस चीज से बचने के लिए क्या चीज करना पड़ेगा, पैनल्स मेड ऑफ कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड लगा देंगे, पुट ऑन द वॉल्स, कि वो क्या कर ले, रिफ्लेक्ट ना करे साउंड को क्या कर ले, अब्सॉर्ब कर ले, क्या कर ले, अब्सॉर्ब कर ले। एंड सीलिंग टू अब्सॉर्ब साउंड, तो सीलिंग क्या कर लेगा, उसको अब्सॉर्ब कर लेगा। हैवी कर्टन्स आर पुट ऑन द डोर्स एंड विंडोज, हैवी कर्टन लगा दो, इसे हम पर्दे बोलते हैं। ठीक, कारपेट आर पुट ऑन द फ्लोर, कारपेट कर लोगे, नीचे से भी साउंड रिफ्लेक्ट ना हो, कारपेट क्या कर ले, उस चीज को अब्सॉर्ब कर ले। सीट्स आर मेड ऑफ मटेरियल हैविंग साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल, जितनी भी सीट्स होनी चाहिए साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल की होनी चाहिए। और एको क्या चीज है, एको है रेपिटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव। क्या हो जाए, एको क्या चीज है, मैंने अभी बता दिया कि मैं यहां से बोल रहा हूं तो मेरी क्या है, साउंड वेव रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास वापस आ रही है, दैट मींस वो क्या है, एको है। रेवरबरेशन क्या है, एक बिग होल क्या है, एक बड़ा सा होल है, खाली है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से क्या हो रहा है, उसकी साउंड क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, और वो क्या कर रहा है, डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब अगर मैं यहां से बोल रहा हूं, मैं अभी बोल रहा हूं तो 3-4 वहां से अलग अलग जगह से मेरी आवाज सुनाई दे रही है, और वो मिक्सअप होके कुछ और ही चीज बन रही है, उसे बोलते हैं रेवरबरेशन, उसे क्या बोलते हैं, रेवरबरेशन। ठीक, तो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक, यहां लिखा हुआ, आगे चलते हैं। एको इज प्रोड्यूस्ड इन ए बिग एम्प्टी हॉल, हियर is no multiple reflection of sound is not persistent। ठीक है, लेकिन if reverberation is too long, sound becomes blurred, एक बड़ा सा too long, reverberation is too long, sound becomes blurred, distorted and confusing due to the overlapping of different sound। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या होगा, overlapping होगी साउंड की, लेकिन echo क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव कहां यूज होता है, मेगाफोन, लाउड स्पीकर, है ना, बल्ब हॉर्न, शहनाई, ये जितने भी हैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स, वहां पे क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यूज होता है। अगर स्टेथोस्कोप की बात करें, स्टेथोस्कोप क्या है, एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या चेक करते हैं, हार्ट, लंग्स। जब भी डॉक्टर पहन के आता है कान में तो वो हेडफोन या ईयरफोन नहीं होते, उसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप। और स्टेथोस्कोप में क्या होता है, आपको ये डायग्राम दिख रही है, यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी साउंड वेव, और वो रिफ्लेक्ट होते 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 क्या होता है, हमारे कान तक आवाज पहुंचती है, और काफी ज्यादा आवाज होती है उसकी स्टेथोस्कोप की। अगर हमारा हार्ट बीट कर रहा है तो वो कैसे सुनाई देगा, वहां पे धक धक सुनाई देगा, है ना, किससे, स्टेथोस्कोप से। और स्टेथोस्कोप की एप्लीकेशन या प्रिंसिपल कौन सा है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड बोर्ड। अब साउंड बोर्ड क्या चीज है, अब साउंड बोर्ड चीज है, और यहां देखते हैं साउंड बोर्ड क्या चीज है। यहां पे क्या चीज है, यहां मान लो बीटीएस का कॉन्सर्ट चला हुआ है, बीटीएस का कॉन्सर्ट चला हुआ है, यहां पे एक वॉल दे रखी है हमें, और यहां पे क्या है, ऑडियंस खड़ी है। ठीक है, बैठी हुई ऑडियंस सारी। अगर बीटीएस यहीं से बोलेगा तो सिर्फ आगे वाली ऑडियंस को सुनाई देगा, सिर्फ ये वाली ऑडियंस को सुनाई देगा, पीछे वाली ऑडियंस को सुनाई नहीं देगा। इस चीज को सही करने के लिए हमने यहां क्या लगा दिया, एक कर्व्ड वॉल लगा दी, कि यहां से जब साउंड यहां बजेगी तो क्या होगा, साउंड टकराने के बाद यहां फैल जाएगी, और इक्वली फैलेगी कि हर एक बंदे को कॉन्सर्ट अच्छे से सुनाई दे। अगर कर्व्ड वॉल नहीं होगी तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड नहीं होगी और अच्छे से सुनाई नहीं देगा। जो बीटीएस का शो है वो अच्छे से नहीं सुनाई देगा और उनको मजा नहीं आएगा। तब भी आप कहीं पे भी बैठ जाओ, आगे बैठो चाहे पीछे बैठो, आपको आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है। जब बड़े बड़े शो बोल रहे हो, किसके लिए, बीटीएस का शो हो गया या अरिजीत का शो हो गया, तो वहां पे जो वॉल होती है वो कर्व्ड होती है। क्यों, क्योंकि यहां से रिफ्लेक्ट होकर साउंड इक्वली हर एक बंदे के पास सेम पहुंच रही है। दैट मींस कि हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम आगे बैठे या पीछे बैठे, है ना, ये रीजन है। आगे चलते हैं, अब आगे लिखा हुआ है क्या, रेंज ऑफ हेयरिंग। रेंज कितनी होगी, अब 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में रेंज होती है। अगर इससे कम हो तब भी नहीं सुन पाते, इससे ज्यादा हो तब भी नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, चिल्ड्रन यंगर देन 5 ईयर एंड डॉग्स कैन हियर 25 किलो हर्ट्ज। ठीक, 25 साथ में 3 0 लिखा दो, इतनी सुन सकते हैं डॉग्स। और ये चीज, द साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी लोअर देन, अगर 20 हर्ट्ज से कम होगी तो इंफ्रासोनिक साउंड होती है। ए वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम प्रोड्यूसेस इंफ्रासोनिक साउंड। तो जो पेंडुलम है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इंफ्रासोनिक साउंड। राइनासोर्स कम्युनिकेट ईच अदर यूजिंग फ्रीक्वेंसीज एज लो। जब राइनोसोरस हैं वो किससे अपनी वार्तालाप करते हैं, 5 हर्ट्ज से भी कम फ्रीक्वेंसी से अपनी वार्तालाप करते हैं। अगर मैंने आपसे बात करनी है तो 5 हर्ट्ज से भी कम से बात करूंगा। अर्थ क्यों जब भी आता है, कुत्तों को, बिल्लों का, हर चीज को पहले पता चल जाता है। डॉग को पहले क्यों पता चलता है, क्योंकि उनके पास एक सेंसेस है, क्या, वो इंफ्रासोनिक वेव्स को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं बिफोर शॉक वेव्स। उससे पहले शॉक वेव्स, जब उथल पुथल होने से पहले क्या आता है,
सोनिक वेव्स आती है जिसको क्या है डॉग वगैरह फील कर सकते हैं। तो समझ आया, बिल्कुल समझ आया। और वो हम नहीं देख सकते, हम नहीं सुन सकते, ठीक है। ठीक, द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलोहर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक, डॉग्स, डॉल्फिन्स, बैट्स, रैट्स कैन हेयर अल्ट्रासोनिक वेव्स। बैट्स एंड रैट कैन प्रोड्यूस, जो बैट है और रैट है क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव को। हेयरिंग एड, अगर हेयरिंग एड क्या चीज है, कभी किसी का कान अच्छे से काम नहीं कर रहा, ये आपका होमवर्क है। आपने देखा होगा कभी जब बूढ़ा हो जाता है आदमी, जब हम तो हमारे अच्छे से मसल्स काम नहीं करते, हम कान में हेयरिंग एड लगा लेते हैं जैसे हेडफोन जैसा, तो हमें अच्छे से सुनाई देने लग पड़ता है। वो चीज आपने यहीं पे करनी है। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड क्या चीज है। अब इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक। अब आपकी क्या हो गया, अंडरग्राउंड आपके पास कोई मेटल है, अंडरग्राउंड मेटल आपने पाइप रखी हुई है, उसके बीच में कोई क्रैक आ गया, मान लो यहां क्रैक आ गया, तो 10, 15 या 100 किलोमीटर लंबी पाइप है, तो क्या पूरी उखाड़ के बाहर फेंक दोगे सनी देओल की तरह? नहीं, हम क्या करेंगे, वहां एक डिटेक्टर लगे हुए हैं, डिटेक्टर से क्या भेजेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव भेजेंगे। क्या भेजेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव भेजेंगे। ठीक, जब डिटेक्टर से अल्ट्रासोनिक वेव यहां से भेजेंगे, हम यहां से वेव भेज रहे हैं ना, तो यहां से अल्ट्रासोनिक, यहां डिटेक्टर लगे हुए हैं जो अल्ट्रासोनिक वेव को क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। तो जहां से भी टूटा हुआ होगा, मान लो अगर कहीं से क्रैक है, कहीं से क्या है, क्रैक है, इरेजर नहीं चल रही थी, यहां से क्रैक है मान लो छोटा सा, तो डिटेक्टर उस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। यहां से ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, मान लो ये 100 किलोमीटर का रास्ता है, तो यहां पे उसको पता चल रहा है, यहां पे वो सिग्नल को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। दैट मीन्स कि जो खराबी होगी, जो क्रैक आएगा वो यहां से आ रहा है, तो पूरी पाइपलाइन को नहीं उखाड़ के रख देना है, सिर्फ उतने पोर्शन को उखाड़ेंगे और सही कर देंगे। और यही है अल्ट्रासोनिक की एप्लीकेशन। इट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज टू क्लीन, हार्ड टू रीच, जहां पे हम इजीली नहीं पहुंच सकते वहां पे अल्ट्रासोनिक पहुंच जाता है और उसी चीज को उखाड़ेंगे और ठीक कर देंगे। ठीक, इट इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी सच एज, तो इंटरनल ऑर्गन बॉडी, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बोलते हैं आज हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, ये करवाया, वो करवाया, तो हम अपनी ह्यूमन बॉडी का जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है उनका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। जैसे लीवर हो गया, गोल ब्लैडर हो गया, किडनी हो गया, यूट्रस हो गया और हार्ट हो गया, इसका क्या होता है, अल्ट्रासाउंड होता है। और ये क्या डिफेक्ट है, क्या चीज है वहां पे, अगर कोई यहां पे फ्रैक्चर हुआ है, जहां फिर क्रैक आया, तो ये बता देगा। आगे चलते, कार्डियोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये आप खुद पढ़ लोगे, काफी इजी है। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू स्प्लिट टाइनी स्टोन्स इन किडनी इनटू फाइन ग्रेन्स। ठीक है, अल्ट्रासाउंड कहां यूज होगा, बड़े बड़े पत्थर अगर हमारे हैं, 100 किलो के पत्थर अगर हमारे पेट में हैं, तो अल्ट्रासाउंड क्या करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, इद्दू टुकड़ों में क्या कर देगा, काट देगा। अब सोनार क्या है, सोनार की ये चीज, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में आ चुकी है। तो क्या चीज है, अगर हमने, ये आपके पास एक शिप है, हमने इसका डिस्टेंस देखना है, हमने क्या करना है, इसका कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। अगर मैं इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक डिटेक्टर यहां लगा हुआ है, एक डिटेक्टर यहां लगा हुआ है, ये क्या है, ये ट्रांसमीटर है, एक होगा ट्रांसमीटर, एक होगा डिटेक्टर। ट्रांसमिट क्या करेगा, यहां सोनार कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसेप्टर। ठीक, तो कहां लगा हुआ है, शिप के नीचे लगा हुआ है, तो क्या करेगा, अल्ट्रासाउंड भेजेगा। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, अल्ट्रासाउंड इसने भेजी, अल्ट्रासाउंड इसने क्या की, भेजी, और यहां पे जो यहां पे नीचे वाला पोर्शन है, टकराने के बाद वापस जाएगी, क्या करेगी, टकराने के बाद वापस जाएगी, और जो मेरा डिटेक्टर है, वो क्या कर लेगा, इस अल्ट्रासाउंड को डिटेक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, अल्ट्रासाउंड को डिटेक्ट कर लेगा। अगर अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट कर ली, हमें अल्ट्रासाउंड की स्पीड पता है, हमें अल्ट्रासाउंड का टाइम पता है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये वाले फॉर्मूले से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा, ये आप मेरे को बताओगे, क्योंकि ये आ रहा है और जा रहा है, तो अगर ये डबल हो जाएगा तो डिस्टेंस डबल, हमें चाहिए सिंगल, तो ये सिर्फ 1 का होगा। ये आपका होमवर्क है, ये आप मेरे को बताओगे सोनार कहां यूज होता है। तो अगर हम ओशन में चले जाएं, उसका ओशन का डिस्टेंस नापना हो, तो हम वहां पे सोनार यूज करते हैं। शिप के नीचे लगा होता है, और क्या चीज होती है, एक ट्रांसमीटर लगा होता है, एक
डिटेक्टर लगा होता है, ट्रांसमिट क्या करेगा, अल्ट्रासाउंड को, वेव को ट्रांसमिट करेगा, डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। तो यहां लिखा हुआ है दीज रिफ्लेक्टेड वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय डिटेक्टर, ठीक है। और दी सोनार डिवाइस मेजर बाय टाइम टेकन बाय द, ठीक है, मैंने पहले आपको ऑलरेडी बता दिया कि टाइम हम नोट कर लेंगे टू ट्रेवल फ्रॉम द, ठीक है, कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस, तो आराम से हो जाएगा। और यहां पे फुल लिखा हुआ है यहां क्या लिखा हुआ है, फुल, तो आराम से आपका हो जाएगा। डिस्टेंस यहाँ पे 2D लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी आपको वहां पे मेंशन कर दिया, ये आपका होमवर्क होगा। अगर किसी को नहीं आएगा तो अपने मुंह पे 2 थप्पड़ लगा ले, क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है, और जोर से लगाने हैं, धीरे नहीं लगाने, ठीक। अगर सोनार जो बैट है, कभी आपने देखा होगा, है ना, चमगादड़ जब भी उड़ती है तो यहां से आके जब यहां आएगी, मान लो यहां पे चमगादड़ आ रही हो, यहां से आके यहां टर्न ले लेगी रात को उसके पास लाइट तो है नहीं कि टॉर्च लगी हुई इसकी आंखों पे, बिल्कुल नहीं लगी हुई, तो उसको कैसे पता चलता है, क्योंकि वो जब भी आती है अल्ट्रासाउंड वेव भेजती है, और जब भी टकराने के बाद उसके पास पहुंच जाती है, तो जब भी पहुंचती है वो पहले टर्न कर लेती है, ठीक। पता चल गया, ये चीज आपको समझनी है कि बैट क्या करती है, अल्ट्रासाउंड भेजती है, और जब वो भेजती है उसके पास अगर वापस नहीं आए तो मूव करती रहती है। जैसे यहां आएगी तो करती रहेगी अल्ट्रासाउंड करती रहेगी, जब यहां पहुंचेगी तो उसके बाद वापस आ जाएगी, तो यहां से वो टर्न बैक कर जाएगी, ठीक। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर, अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, 3 में डिवाइड है, आउटर, मिडल और इनर। क्या क्या होगा, कैसे होगा, डायग्राम से एक्सप्लेन कर लेंगे, टाइम भी बच जाएगा और डायग्राम भी हो जाएगी और एक्सप्लेन भी हो जाएगा, ठीक। यहां से चलते हैं, जब भी मैं किसकी बात करूंगा, इनर की, पहले आउटर की बात कर लें। आउटर में होता है पीना, आउटर में क्या होगा, पीना, ये वो वाला पीना नहीं है जो आप समझ रहे हो, पीना मींस एक साइंटिफिक नाम है, ये क्या करेगा, साउंड को कलेक्ट करेगा। पीना क्या करता है, साउंड को कलेक्ट करता है, ठीक। ये वाला कान है ना, जो आपके टीचर रोज आपका खींचते हैं, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो, तो पीना क्या करेगा, साउंड को कलेक्ट करेगा, ठीक। इतना समझ आया, बिल्कुल समझ आ गया। अब उसके बाद है 3 बोन्स, कैसे याद रखेंगे, HAS, हम हंसते हैं, HAS, हंस 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 हंस, हंसते हैं तो साउंड में आवाज सुनती है। H स्टैंड फॉर हैमर, ये वो वाला हैमर नहीं है, थोर वाला, बस नाम लिखा हुआ है, स्टिरअप और एनविल, ये 3 बोन्स हैं जो क्या करेंगी, काफी हेल्पफुल हैं, किसके लिए, हमें अगर कोई चीज सुनाई नहीं दे रही, तो अगर इनमें से कोई एक चीज नहीं अच्छे से वर्क करेगी तो हमें सुनाई नहीं देगा, तो ये चीज क्या होगी, आउटर, ये क्या हो जाएगा, मिडल बोल सकते हैं, और इनर में ओवल विंडो हो जाएगी, जिसे हम कान का पर्दा बोलते हैं, ऑडिटरी नर्व, और ये कोकिला, ये क्या है, कोकिला, कोकिला बोलेंगे इसको कतई कोकिला नहीं बोलेंगे इसको, जहां तो हम तो पता नहीं कोचिलिया, कोई कोचिलिया बोलता है, कोई कोकिलिया बोलता है, कुछ भी बोल लो, लेकिन ये क्या करता है, जो साउंड प्रोड्यूस होगी, जो हमारे कान तक पहुंचेगी, ये कहां लेके जाएगा, ब्रेन तक लेके जाएगा। ओवल विंडो है जहां से ये पास होगा, एयर ड्रम यहां लिखा हो जिसे हम कान का पर्दा बोलते हैं, ऑडिटरी कैनाल, और ये स्टेशियन ट्यूब। तो अगर आपको ये एयर की डायग्राम अगर आपको करनी है तो काफी इजी है। पीना क्या करेगी, साउंड को कलेक्ट करेगी, 3 बोन्स होते हैं जिससे हम हंसते हैं, सुनाई देते हैं, HAS, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप, ठीक। ओवल विंडो है, ऑडिटरी नर्व्स है, कोकिला है, बिल्कुल कोकिला है। और ये क्या करती है, ये नर्व होती है दिमाग को, देखो अगर हमें कोई अच्छी बात बोल रहा है तो कौन लेके जाएगा, ब्रेन के पास। अगर हमें कोई गाली दे रहा है तब भी हमें पता चलता है, कौन बताता है, हमारा ब्रेन बताता है कि ये गाली दे रहा है तो इसका मुंह तोड़ दे, है ना। तो वर्किंग ये हम खुद कर लेंगे, क्या चीज है, कैसे होगा, है ना, तो ये चीज हो जाएगी। वर्किंग वगैरह खुद कर लेना कि क्या चीज है, ठीक। वाइल ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब वर्किंग क्या है, पीना, एयर कैनाल जाएगी साउंड, एयर ड्रम में जाएगी, हैमर, एनविल, स्टिरअप, ओवल विंडो, कोकिलिया, ऑडिटरी नर्व और देन ब्रेन। तो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर ये भी याद कर लोगे तो आपकी बात बन जाएगी। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर सेंट टू द ब्रेन बाय ऑडिटरी नर्व्स। तो ये आपका होमवर्क होगा, काफी इजी है इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। अभी देखो यहाँ पसीने से बुरा हाल हो गया, यहाँ पे इतनी गर्मी है यहाँ पे, है ना, पंखा भी बंद है। तो जल्दी से फिनिश करते हैं, क्वेश्चन करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर इतना करवा दिया तो क्वेश्चन भी आप कर लोगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन सारे कर लोगे। अगर कोई चीज नहीं होएगा तो नेक्स्ट सेशन मेरे को बताना, हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, ठीक है। बनने वाले हैं, अगर नहीं बनेंगे तो 4 थप्पड़ अपने मुंह पे मारना और आपसे बनने लग पड़ेंगे, लेकिन थप्पड़ जोर से मारोगे आप, ठीक है। बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये क्या, सोनार, इको, ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सुपरसोनिक स्पीड नहीं बनेगी, बन जाएगी। और ये सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, चाहे
इनसाइड और आउटसाइड सारे आपको मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल 2 मिनट में कर लोगे, ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, आपके साथ आंसर भी दे रखे हैं, है ना। ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नाउडेज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इज टू इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्यों? क्योंकि 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और हमें पता होना चाहिए कौन सी टेक्निक हम यूज करने वाले इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ये चीज आपने करनी है, सारे हो जाएंगे, इजी हैं, ये मैं आपके लिए टिक कर रहा हूं, ये आपने करना है और हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक बच्चे, बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट करना। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमने सारे चैप्टर कवर कर लिए। अगर आपने किसी ने अगर चैप्टर नहीं देखे तो प्रीवियस वन, तो आप उसको इसी चैनल पे देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से याद करना है, बुक से ही पढ़ना है, क्योंकि एट द एंड हम बुक से ही पढ़ेंगे। और टेक केयर, बाय एंड बी सेफ। घर वालों को बिल्कुल तंग नहीं करना।